ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो आप लोग एक एक करके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हो, क्योंकि मेंस आपने सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो। आपको एम्स ने बुलाया है मेंस के एग्जाम के लिए, तो बहुत अच्छा करके आना है, ठीक है। और कुछ भी इसमें हम नया तो कर नहीं सकते, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेंस का एग्जाम है, हमने जो पढ़ा है वही पढ़ना है, लेकिन अभी भी आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। तो पहले मैं आपके डाउट्स सुन लेती हूँ, फिर जो मेरी स्ट्रैटेजी, जो मेरी प्लानिंग होगी वो मैं बताऊंगी ही बताऊंगी। बट पहले आपकी प्रॉब्लम्स मैं सुन लेती हूँ। तो एक एक करके आप माइक ऑन करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा एक डाउट था मैम। हम्म। मैंने क्वेश्चन कर रही थी, वहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मैं वो वेरिएबल डिसलेशन और लेट डिसलेशन है। हम्म। मतलब वो पेशेंट को लेट डिसलेशन हो रहा है, मतलब तो यूट्रोप्लासेंटल इंसफिशियंसी हो रहा है। हम्म। तो इस पेशेंट को अगर मैनेजमेंट करना चाहूँ तो पहले ऑक्सीजन देना पड़ेगा या फिर पोजीशन पहले देना पड़ेगा? ऑक्सीजन। पोजीशन चेंज करके कोई फायदा ही नहीं होगा, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी है। कॉर्ड कंप्रेशन होता है तो हमें पोजीशन चेंज करके फायदा होता है, बट यहाँ कॉर्ड कंप्रेशन प्रॉब्लम नहीं है। जो अर्ली, लेट और वेरिएबल डेसिलरेशन हम पढ़ते हैं, तो अर्ली का मतलब तो कोई मैनेजमेंट की ऐसे नीड ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं होता। और लेट की हम बात करें तो यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी होता है। तो यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी में ऑक्सीजन हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में होता है। और वेरिएबल डेसिलरेशन तब होता है जब कॉर्ड कंप्रेशन होता है, तो वहां ऑक्सीजन देकर भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉर्ड कंप्रेशन है। तो वहां फर्स्ट प्रायोरिटी पोजीशन चेंज करना है, ठीक है। मीन्स का सेफ अटेम्प्ट भी बता दीजिए। ओके, ये तो मैं बताऊंगी कि अटेम्प्ट्स कितने करने हैं, कैसे करना है, कैसे प्लान करना है वो। और किसी को कुछ पूछना है या मैं बताऊं अपना? मैम एक्चुअली ये टेलीग्राम के चैनल पे ही एक स्टूडेंट ने शेयर किया था कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ब्लड अमाउंट होता है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। लाइक पहले आपने 20 to 80 ml बताया था, बट वो बोल रहे थे कि शायद गाइडलाइंस में कुछ चेंज है। अब वो उसका और ब्लड अमाउंट भी चेंज हो गया, वो 5 to 80 ml है। तो ऐसा कोई चेंज आया है क्या मैम? वो कंफर्म करना था। देखो, इसमें ऐसा कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि ये तो वही चीजें चल रही है कि इतने में नॉर्मल मानते हैं। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी हम थोड़ा सा चेंज बोल सकते हैं। जैसे एवरेज ब्लड लॉस पूछा गया, तो एवरेज ब्लड लॉस हम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर सकते हैं। जैसे पहले क्या था कि हम 35 ml करते थे ना, कि एवरेज ब्लड लॉस है, तो मैंने बोला 35 ml आपका एवरेज ब्लड लॉस है, लेकिन 20 से कम होगा तो प्रॉब्लम है, 80 से ज्यादा होगा तो प्रॉब्लम है, राइट। तो एक अगर आपको सेलेक्ट करना पड़े तो आप 35 ml को प्रायोरिटी दोगे। वैसे ही अब जितने भी फीमेल हैं उनके बेसिस पे ये बताया गया कि 50 ml इज लाइक अ प्रायोरिटी। मान लो आपके ऑप्शंस में अब 35, इतना क्वेश्चंस जहां तक मैंने देखा है अभी के रीसेंट वाले में, तो इतने पूछे ही नहीं जाते। 40, 50, 60, 70 ऐसे पूछा जाता है। तो वहां हम प्रायोरिटी किसको दे? 35 के हिसाब से तो फिर 40 प्रायोरिटी होता है, लेकिन वो नहीं है, यहाँ पे हमारा 50 प्रायोरिटी जाएगा। तो ऐसा गाइडलाइंस वगैरह कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस यही क्वेश्चंस के वेरिएशन में, क्योंकि नीट के या हमारे जितने भी पेपर्स में उनके बेसिस पे क्वेश्चन पेपर्स को देखकर, ठीक है, उस बेसिस पे हुआ है। बाकी आज मैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाऊंगी, आपके जो मतलब सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स है ना, वो मैं वहां पे देखकर आपको आंसर करूंगी, ठीक है। ये टेलीग्राम में ऐड नहीं हो पा रही, उसे ज्वाइन कर रही हूँ, लिंक पे वो क्लिक नहीं हो रहा था, मतलब ज्वाइन नहीं हो रहा था। तो आज अपनी टीम से बोल के मैं उसमें एंटर होती हूँ। और आपके जो भी सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स है, न्यू अपडेट्स हैं, आई थॉट न्यू अपडेट्स वाला आपने वीडियो प्रीलिम्स में भी देख लिया होगा, जो ओवीजी में आया था, चाहे वो पीपीएच का हो, चाहे एएमटीएसएल का हो, चाहे जो भी हो। बाकी इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होगा, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, अपडेट से रिलेटेड होगा या फिर न्यू गाइडलाइन से रिलेटेड होगा, तो वो मैं देख लूंगी, आपको बता दूंगी वहां पे, ठीक है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैम मैंने एक क्वेश्चन किया था, मतलब वो हाइपर कैलेमिया के रिलेटेड। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैम, हम्म। आप उसका मतलब मैं कंफ्यूज में। पेशेंट विथ रीनल फेल्यूर हैड सीरम पोटेशियम लेवल 6.5 हम्म। milliequivalent per liter. Nurse know that which drug is used to treat hyperkalemia in renal failure. क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस आप मुझे ग्रुप में भेजना। मतलब आपका वॉइस भी थोड़ा गूंज रहा है। मतलब आपने बोला रीनल फेलियर का पेशेंट है, मतलब क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो हाँ रहे हो? क्वेश्चन में हाँ, वो कंफ्यूज क्या हो रहे हो? उसने प्रायोरिटी नहीं बोला, उसने बोला है कि रिनल फेल्योर में विच प्रायोरिटी मतलब है। अच्छा, उसमें कौन से को प्रायोरिटी देना है, राइट? हाँ, यही क्वेश्चन है। आप एक बार ना ग्रुप में हाँ, क्वेश्चन भेज सकते हो, टेलीग्राम वाले में, पूरा प्रॉपर। ओके मैम, भेजता हूँ। हाँ, तो मैं क्योंकि ना अभी टीम को बोला है, मैं उस ग्रुप में एंटर हो रही हूँ। तो जो भी एक टेलीग्राम ग्रुप होगा, आई थॉट आप लोग सब बच्चे उस टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड होंगे, मैं ही सिर्फ उसमें नहीं हूँ।
राइट। तो इस टेलीग्राम पे ना आप अपने क्वेश्चंस भेज देना, जिस क्वेश्चंस में आपको डाउट है, जिस भी क्वेश्चन, क्योंकि होता है लास्ट टाइम पे हमारे डाउट्स बहुत होते हैं और उस डाउट को क्लियर करना भी बहुत जरूरी है। तो जो भी आपके डाउट्स होंगे आप उस ग्रुप में भेजना, चाहे वो अपडेट से रिलेटेड है, चाहे वो प्रायोरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें भी बहुत कंफ्यूजन होता था। लाइक यार किसी ने बोला है कि पहले प्रायोरिटी 2.5 रखना है, हमने कहीं 3 पढ़ा है, कहीं कुछ पढ़ा है, तो मैम क्या एग्जैक्ट होगा। तो इस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत सारे पेपर्स देखे, उसके बेसिस पे जो भी होगा मैं आपको प्रायोरिटी बता दूंगी। क्वेश्चंस में डाउट होगा वो बता दूंगी, और रही अपडेट्स की बात तो अपडेट्स भी बता दूंगी। ओबीजी से रिलेटेड तो मैंने जहां तक कोशिश है किया ही है, डीएमपीए हो, चाहे पीपीएच हो, चाहे आपका एएमटीएसएल हो, यूट्यूब पे जो वीडियो था उसके अंदर अपडेट्स वाली सारी चीजें मैंने मैराथन सेशन में बताया था। बाकी फिर भी ऐसा कुछ क्वेश्चंस में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूंगी। लाइक प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगा कि नर्सिंग की प्रायोरिटी क्या है। जैसे अभी किसी बच्चे ने भी पूछा भी था कि अर्ली लेट डेसेलरेशन में हमें डाउट हो रहा है तो कौन सा प्रायोरिटी देना है, तो इसी तरह से आप डाउट्स वहां लिख देना। बाकी मुझे ये बताओ कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई समस्या, डाउट तो आएंगे, जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितनी हम पढ़ाई करेंगे, वो डाउट तो क्रिएट होना है, होता ही है, जितना भी नॉलेज हो। इसके अलावा कुछ और पूछना चाह रहे हो? लाइक अभी क्वेश्चन मैम अटेम्प्ट का पूछा। हाँ हाँ पूछो। मैम बहुत एंजाइटी हो रही है, लगता है क्या पढ़ाई भी नहीं, बहुत टेंशन आ रहा है इससे। टेंशन टेंशन होगा। अब इस टेंशन पे बात कर लेती हूँ और थोड़ा सा मैं प्लान बता देती हूँ, ठीक है, जिससे ये सुन के शायद आपकी प्रॉब्लम थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ। नॉर्सेट में आपने इतने सारे बच्चों में क्वालिफाई किया है, सबसे पहली बात, और यहाँ पे वो सारे टॉप के स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, राइट, कि 90,000 या जितने भी हो, 90,000 के लेकर चलती हूँ, आप उसके 14,000 में आए हो। आपको इस 14,000 में भी मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जितने भी हो आप ट्राई करना अंडर 1,000 आने की। फिर आपका सिलेक्शन वैसे तो 2,000 तक तो सबका होगा, 3,000 तक होगा, लेकिन आप अपने बेस्ट एम्स के लिए ट्राई करना 1,000 रैंक के अंदर आने का। और बेस्ट 100 में आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो यही सोचना कि मैं अंडर 100 आऊं, अंडर 500 आऊं, जिससे मुझे मिल जाए। तो मैं बोलूंगी टॉप रैंक का हमेशा सोचना है कि हमें टॉप आना है, टॉप रैंक के लिए करना क्या है और बच्चे करते क्या है टॉप रैंक के लिए। तो नॉर्सेट मेंस में सबसे पहले तो पैटर्न एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मेंस का पैटर्न मैं दोबारा तीसरी बार चौथी बार बता रही हूँ कि 4 सेक्शन है, इसमें आपको कोई, आप अपने माइंड में एकदम सेट, एकदम क्लियर हो भाई, नॉर्सेट मेंस में जा रहे हैं तो 4 सेट में पेपर होगा। क्वेश्चंस टोटल हमारे कितने होंगे? 160। मुझे 160 क्वेश्चंस करने हैं और मेरे पास जो टाइम होगा वो 3 घंटे का टाइम होगा। 45 मिनट्स, 45 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। आई थॉट 45 मिनट्स 40 क्वेश्चन को करने के लिए इनफ है। लेकिन यहां पे एक सेक्शन क्लोज होने के बाद दोबारा अगर लगा कि यार वो इजी था, ये सेक्शन हार्ड है, तो हम वहां जा नहीं सकते। तो यहां क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां पे क्वेश्चंस का सिलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपके माइंड में एक चीज क्लियर करना कि किस टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे बेस्ट है, जहां आप 100% श्योर हो और आप उस क्वेश्चंस को लेकर श्योर हो। 4 में डाउट है तो आप वैसे भी नहीं करोगे, ठीक है। तो जब आप सेक्शन नंबर 1 के 40 क्वेश्चन को इस टाइम में पढ़ रहे हो, तब मैं यही बोलूंगी इस 40 में कितना करना है और कितना छोड़ना है। छोड़ेंगे नहीं तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे। सारे क्वेश्चन तो हम वैसे भी नहीं कर सकते, सारे क्वेश्चंस करने के लिए होते ही नहीं है, क्योंकि भाई वो एग्जामिनर है। अगर आप उसके 160 के 160 क्रैक कर दोगे तो फिर उसे एग्जामिनर बनाया किसने? समझ में आ रहा है? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते हैं टॉप लेवल के जो छोड़ने के लिए होते हैं। टॉपिक वही रहेगा लेकिन क्वेश्चंस पूछने का तरीका वो आप समझ जाओगे। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना तो आप उस क्वेश्चन को समझने लग जाते हो, कौन सा करना है कौन सा छोड़ना है। तो मैं यहां बोलूंगी सबसे पहले आप पेपर को ना यहां पे भी राउंड में करना। राउंड में करने का बेनिफिट ये होता है कि हम सारे क्वेश्चंस को 40 के 40 क्वेश्चन को 10-15 मिनट के अंदर एक बार नजर से निकाल लेते हैं और वहां हम श्योर हो जाते हैं कि मुझे इस टॉपिक के तो बिल्कुल अच्छे से आ रहे हैं, करना है। इजी क्वेश्चन, इजी में ऐसा होगा कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जो आप फटाफट फटाफट निकाल दोगे, उसमें कोई गलती का चांस नहीं, वो एकदम आपके पक्के मार्क्स हैं जहां से नंबर नहीं जा सकते। लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे प्रायोरिटी के उसमें, या कुछ ऐसे सिनारियोज होंगे जहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है 2 ऑप्शन में। जब भी आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप सोचोगे 2 में कंफ्यूजन है छोड़ दूं और नेक्स्ट सेक्शन पे चली जाऊं, नहीं होगा सिलेक्शन। फिर आपकी रैंक बहुत ज्यादा आएगी। तो रैंक अच्छा लाने के लिए हमें पेपर को सेक्शन में करना है। फर्स्ट में हम इजी क्वेश्चंस को निकाल लेंगे, चाहे हमारे लिए 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन बहुत इजी हो 39 में, या हो सकता है 10 हो, किसी का 15 हो,
मैक्सिमम। बहुत इजी था, हमने कर लिया, कोई गलती का चांस नहीं है। लेकिन अब 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे आते हैं, समझ में आ रहा है? 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे जो आते हैं लेकिन डाउट है, लेकिन करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए सिलेक्शन नहीं होता है। अब अगर हम रिस्क नहीं लेते हैं तो हम उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाते जहां से हमारे रैंक आना चांस हो, अच्छा रैंक लाना। टोटल 160 क्वेश्चंस में आपको कम से कम 80 से 90% पेपर, 80% मैं कहती हूं पेपर तो करके आना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? आप सोचो कि 140 तक पहुंच रहे हो तो बहुत अच्छा पहुंच रहे हो, 140 तक आप निकाल पा रहे हो, बहुत अच्छा। 20 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन में बोल रही हूं कि ऐसे होंगे जो नहीं आएंगे आपको, लेकिन 140 क्रॉस करना है अगर आप चाहते हो एक टॉप रैंक लेना, सिलेक्शन लेना, लेकिन विद एक्यूरेसी। विदाउट एक्यूरेसी नहीं। वो 140 क्वेश्चन तक बच्चा तभी पहुंच पाएगा, इस 140 तक आपको एक्यूरेसी के साथ पहुंचना है। ऐसे नहीं कि मैंने बोला है इसलिए पहुंचना है। अगर आपकी एक्यूरेसी आपको ले जा पा रही है, उस 40 में से 30 कर पा रहे हो, 25 कर पा रहे हो, कोई सेक्शन ऐसा भी होगा जो ओबीजी का होगा, 40 के 40 क्वेश्चन ओबीजी के होंगे जहां आप 38 तक भी पहुंच पा रहे हो। कोई सेक्शन ऐसा होगा जो बहुत हार्ड होगा ओबीजी के भी। मैं ये नहीं कह रही 40 है तो 40 कर पाओगे, 5 क्वेश्चन ऐसे बनाए होंगे उसने जो कि आउट एकदम ऐसा होगा टफ। ठीक है, वो हर सब्जेक्ट के बनाए जाते हैं, हर सब्जेक्ट के ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो थोड़े अलग लेवल के होते हैं, हाई लेवल के होते हैं, थोड़ी सी हमारी सोच जहां तक हम जाते हैं उससे थोड़े ऊपर लेवल के होते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगी आप अपने पेपर को ट्राई करना 85% तक क्वेश्चन करने का विद एक्यूरेसी, नेगेटिव कंट्रोल करते हुए। कह रहे अगर 160 में से 120 ही आते हैं, रिस्क लेना पड़ेगा भाई। आप खुद सोचो 50% नंबर कितना हो गया? 160 का 50% कितना हो गया? 80। अगर आप 120 करके आओगे तो क्या 120 के 120 सही होंगे? नहीं। इस चीज को समझना थोड़ा। अगर आप कह रहे हो मैं 120 सही करके आ पा रही, जो मुझे एकदम सही आते हैं, लेकिन आपको सही आते हैं, प्रायोरिटी के भी क्वेश्चंस होंगे उसमें, 120 के 120 वन लाइनर तो नहीं होंगे, जिसमें से मैं ये कह रही हूं कि आपके 20 गलत हो गए। 20 नंबर तो वैसे ही चले गए, तो बचे कितने? 100 माइनस इसमें से कर दो। ठीक है, 6 जितने भी 6-7 मार्क्स यहां तक चले गए आपके, इसमें से भी। समझ रहे हो? तो आपके फिर कितने नंबर आ रहे हैं? अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो मैं बोल रही हूँ एकदम एक्यूरेसी अच्छी है तो आप कर सकते हो। आपको लग रहा है 101% श्योर हूं, लेकिन आप नेक्स्ट सेक्शन का कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों ने स्टार्टिंग लास्ट टाइम नॉर्सेट 9 की बात कर रही हूँ या 8 में भी बच्चों ने क्या किया था, 3 सेक्शन ऐसे थे जहां उन्हें लग रहा था यार इस बार ओबीजी तो है ही नहीं, सिलेक्शन मुश्किल, क्योंकि हर एक सेक्शन में हार्ड। लास्ट सेक्शन था पूरा ओबीजी, 35 क्वेश्चन प्लस ओबीजी के आए थे पूरा, जहां उन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया जिससे उनकी रैंक अच्छी आ गई। लेकिन उन सेक्शंस में उन्होंने रिस्क लिया भी, छोड़ा भी, जिसकी वजह से कुछ बच्चों के नेगेटिव भी बहुत ज्यादा हो गए कि यार एक सेक्शन भी ऐसा है, दूसरा सेक्शन भी, तीसरे में करा ये भी, अगर तीसरे सेक्शन में नहीं किया तो चौथा भी ऐसे बेकार गया तो क्या करूं, अगर उसमें रिसर्च आ गए तो क्या करूं, एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो वैसे ही मुश्किल है। तो हम नहीं सोच सकते कि इस सेक्शन में, फिक्स नहीं है कि इस सेक्शन में यही आएगा, बट आपको हर एक सेक्शन को बेस्ट करना है विद एक्यूरेसी। समझ पा रहे हो मेरी बात? इमरान जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी पूछो, इमरान जी पूछो। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। जी मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मेल कैंडिडेट्स है यूआर कैटेगरी के, उनको कितने क्वेश्चन शीट करने चाहिए मैम टोटल? मैंने 160 सबको 140 तो करना ही पड़ेगा। मेल है, फीमेल है थोड़ा कम भी करेंगे, वन जैसे इन्होंने 120 बोला, उन्होंने 130 भी कर दिया। एक्यूरेसी अच्छी है, बढ़िया है, तो उनका चांस थोड़ा ज्यादा है, बट मेल है तो उन्हें 140 तक तो मुझे लगता है पहुंचना चाहिए, क्योंकि वहां टफ है थोड़ा, मतलब सीट भी कम है और वो भी थोड़ा सा टफ है, 80-20 का है। तो फीमेल अगर कैंडिडेट है 125 और बहुत श्योर है 35 तक चल जाएगा, 30 तक, 130 तक, बट अगर मेल कैंडिडेट है तो 140 तो यार, वो भी विद एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, अच्छी रैंक के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है ऑन दैट? हाँ, कह रहे हैं एक ने पूछा है कि अगर मेरे 135 क्वेश्चन किए और मान लो मेरे 30 अराउंड, पहले ही पता है कि 30 मेरे गलत हो गए, ठीक है, तो आपके कितने हो गए बताओ? 105
और माइनस कर लो। अब 30 में से कितने नंबर चले जाएंगे? 10 नंबर माइनस करूंगी मैं इसमें से। 10 नंबर मैंने माइनस कर दिए तो आपके 95 आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से मैंने माइनस कर दिए तो इनके कितने आ रहे हैं? 93 आ रहे हैं। इन्होंने क्वेश्चन 120 किया है लेकिन फिर भी 93 मार्क्स आ रहे हैं। इन्होंने क्वेश्चन 135 किया है तब भी 95 मार्क्स आ रहे हैं। तो बात यहाँ किसकी आ रही है? नेगेटिव। तो तभी मैंने बोला अगर आप 130 क्वेश्चंस भी कर रहे हो ना, अगर पेपर मान लो, मैं ये नहीं कह रही पेपर बहुत, वैसे नॉर्सेट मेंस का पेपर ना अच्छा आता है, मतलब इजी आता है, इसलिए मैंने बोला 140 तक जाना। लेकिन आपको लग रहा है इस बार का पेपर भाई बहुत ही ज्यादा टफ है, बहुत ही ज्यादा, भाई बच्चे 120 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे और आप 130 तक तो जाओगे। लास्ट में ये बोल रही हूँ हार्ड पेपर है, टफ पेपर है, ऐसे हार्ड पेपर तो आता नहीं है। हार्ड पेपर तो दिमाग से निकाल दो कि हार्ड पेपर आएगा, हार्ड पेपर नहीं आता है मेंस का। पेपर अच्छा आता है, बहुत इजी भी नहीं आता कि भाई एकदम ही ऐसे क्वेश्चन है कि सारे ही लोग एकदम टॉप कर रहे हैं। तो 130 फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स कर पा रहे हो तो आप विद एक्यूरेसी करना, लेकिन जो भी आप कर रहे हो, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती, ये मैं अपने बेसिस पे बोल सकती हूँ। आपका क्या तरीका है, आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आप किस लेवल पे हो, ये आप खुद ही डिसाइड करोगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। हो सकता है किसी बच्चे का कार्डियोलॉजी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन एक भी नहीं आया, और उसका नर्वस सिस्टम बहुत बेकार है, उसे पसंद ही नहीं है, उसे क्वेश्चन ही नहीं आते, याद ही नहीं है उसको, तो वो क्या होगा, उसके साथ क्या होगा? प्रॉब्लम हो गई उसके साथ वहां पे। तो इसीलिए कंपटीशन ना अनएक्सपेक्टेड होता है, कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, कुछ नहीं पता। हो सकता है उस किसी दूसरे बच्चे का नर्वस सिस्टम इज लाइक फेवरेट, कार्डियो इतना नहीं पड़ा क्योंकि बहुत बड़ा लग रहा है, छोड़ दिया था, तो अब वो वहां पे बेनिफिट में आ जाएगा। तो यहाँ ऐसे सिलेक्शन होता है कि किसी को सीएचएन बहुत बुरा लगता है, उसने नहीं पढ़ाई की, और इस बार ऐसी किस्मत की भाई पूरा सीएचएन ही आ गया, पूरा फार्मा ही आ गया, तो क्या कर सकते हो? तो मैं ये बोल रही हूँ हर एंगल से आपने अपना बेस्ट पढ़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके गए हो आप पेपर, क्योंकि ऐसा पेपर होगा, कोई ऐसा होगा जो नहीं पढ़ा होगा उसके 4-5 क्वेश्चन आ गए, कोई आपने बहुत अच्छा पढ़ा है उसके भी 30 क्वेश्चन आए। तो आप बैलेंस करके चलना, अपने जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को ध्यान से लाइन को पढ़ना, कहीं पे भी एक्सेप्ट या एक्सपेक्ट मिक्स ना हो। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में था एक्सेप्ट और ऐसा क्वेश्चन में करते हैं, 2 क्वेश्चन में था एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, आपने कंटिन्यूअस में 3-4 क्वेश्चन किया, लेकिन अगले ही क्वेश्चन में उसने क्या डाल दिया? मोस्ट एक्सपेक्टेड वन। एक्सपेक्टेड और एक्सेप्ट में डिफरेंस है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सही होगा। तो वी हैव टू कैच द लाइन ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव टू कैच द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर हमने क्वेश्चंस की डिमांड को पकड़ लिया तो 4 ऑप्शंस में से आंसर निकालना हमारे लिए टफ नहीं है। और कभी कभी एग्जामिनर, मैं एम्स के पैटर्न की बात कर रही हूं, पेपर के क्वेश्चंस को ऐसा सेट करता है कि क्वेश्चन समझ में आ जाता है, वहां वो कंफ्यूजन डाल देता है ऑप्शंस में। और यही ट्रिक है भाई, यही ट्रिक है एम्स में पेपर जो सेट करते हैं उनकी। अगर क्वेश्चंस वो इजी समझने वाला बना देगा जिसकी डिमांड को आप कैच कर पा रहे हो, तो फिर आप उसके ऑप्शंस में उलझ जाते हो, ऐसा होता है। तो इसके लिए अभी मैंने बोला था प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस कोई नए क्वेश्चंस का नहीं करना है, जो पढ़ा हुआ है उसकी प्रैक्टिस करनी है, एनक्लेक्स बेस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मॉसबी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। मॉसबी के क्वेश्चंस को करोगे तो आपको पता चलेगा, अगर आपने पहले किया है तो, क्योंकि 10 दिन में हम कुछ नया तो कर नहीं पाएंगे, आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप वही करो। या फिर टाइमर लगाओ डेली, जिस टाइम आपको पता है सुबह के टाइम पे पेपर होता है 9 से 11 बजे का या 9 से 12 बजे का, तो आप डेली एक टाइम सेट करो कि मुझे 7 से 8 मैंने थ्योरी पढ़ी, 6 से 8 में मैंने थ्योरी पढ़ी, लेकिन 9 से 12 का ऐसा टाइम है जहां मुझे एक पेपर सॉल्व करना है। और ये पेपर सॉल्व अपने डीमोटिवेशन के लिए, क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए नहीं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए। और मैं ऐसा करती थी, जब तक मेरा डीएसएसबी का पेपर था, मुझे 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने थे, मैंने खूब प्रैक्टिस करी, और तब भी मैं उस 200 में से सिर्फ 150 क्वेश्चन करके आ पाई। मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूं क्योंकि इससे हमें नहीं पता चलता, बट हमारे अंदर सुधार आता है, हमारी एक्यूरेसी, हमारी स्पीड, और स्पीड में क्वेश्चन पढ़ने की प्रैक्टिस वो बनती है। हो सकता है इस 3 घंटे के पेपर को आप 2 घंटे में, 2.5 घंटे में अपने घर पे सॉल्व कर लेते होगे, क्योंकि छोटे क्वेश्चन होंगे या जैसे भी होंगे, पहले आपने पढ़ा होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कोई नया पेपर लेकर बैठो, आपने टारगेट हाई सब बच्चों ने ऑलमोस्ट पढ़ी होगी, अगर प्रीलिम्स निकाला है तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम, हो सकता है कुछ बच्चों ने पीआर करी होगी, कोई दूसरी बुक की होगी, तो उसमें जो पेपर है ना, बस उसको एक बार टाइमर लगाओ और सॉल्व करो फटाफट की। एबीसीडी मैं पहले कैसे करती थी, एबीसीडी, अब आजकल तो मॉडल टेस्ट पेपर भी आ गए, पहले मैं एबीसीडी लिखती थी और 4-5 पेज 10 पेज में सबसे बच्चों से लिखवा के, जो घर में छोटे बच्चे होते थे, रख देती थी कि 100 तक लिख के रख दे, 200 तक लिख के रख दे, और एबीसीडी करके अपने आप ही चेक करती थी। तो आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो इस पे डिपेंड करता है। इससे मैं अपने टाइम को बहुत मैनेज कर पाई, और मैं अपने क्वेश्चंस को पढ़ती थी फास्ट और कैच कर पाती थी, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और थ्योरी को रिवाइज करना है, लास्ट टाइम पे थ्योरी स्ट्रॉन्ग करना है।
मैंने टारगेट एंड पीआर ही यूज किया है, तो क्या अभी मुझे एनक्लेस के क्वेश्चन करना चाहिए? नहीं, आपने जो बुक किया है ना, टारगेट किया है, तो आप अभी एक काम करो, टारगेट के अंदर 50 से 56 पेपर्स होंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे, टाइमर लगाओ और करो। 40 क्वेश्चन का आप 45 मिनट्स का टाइम लगा लो, आप 40 क्वेश्चन ही करो, 45 मिनट्स का टाइम। मैं ये नहीं कह रही आप 3 घंटे लेकर, आप 3 घंटे की सिटिंग नहीं दे सकते, लेकिन आपको एग्जाम में 3 घंटे की सिटिंग देनी पड़ेगी मेंस के लिए, तो इसलिए मैं बोल रही थी। तो आप 45 मिनट्स का 1 घंटे का टाइम लगा लो, उस हिसाब से 60 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे ले लो और सॉल्व कर लो फटाफट फटाफट, तुरंत खत्म किया, चेक किया, इजी है, दूसरा पेपर निकाला, दूसरा किया, सॉल्व किया। तो अभी भी हमारे पास 10 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम है, तो आप बस मैं आपको 3 घंटे यही करने के लिए बोल रही हूँ, और ज्यादा टाइम नहीं। बाकी का जो आप 7-8 घंटे टाइम है, आप इसके अलावा भी 7-8 घंटे पढ़ते होगे, 2-2 घंटे का टाइमर लगाते होगे, तो आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहेगा, जो आपने नोट्स पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग रहेगा तभी आप वहां के क्वेश्चंस को कैच करके आंसर कर पाओगे। चाहे वो डेसेलरेशन का क्वेश्चन हो, चाहे नॉर्सेट 8 मेंस के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था, उसके ऑप्शंस भी बहुत बड़े थे, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्वेश्चन था क्या? प्लेसेंटल सेपरेशन से, कि अगर प्लेसेंटा यहां से सेपरेट होता है और ये वाला पार्ट यहां से निकलता है, तो बताओ इस टाइप के इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन पूरा उसने पूरा एक्सप्लेन करके इतना बड़ा लिख दिया, लेकिन मीनिंग बहुत सिंपल था उसका, कि वो जानना चाह रहा है कि इस मेथड को, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा को हम बोलते क्या है, सल्ज मेथड बोलते हैं या मैथ्यू डंकन मेथड बोलते हैं? तो अगर सेंटर से सेपरेट हुआ है तो वो सल्ज है। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते, तो जहां पे हमारा थ्योरी नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है, याद रहना भी बहुत जरूरी है। प्री क्लियर कर लिया है, बट अब एंजाइटी हो रही है, पता नहीं एंजाइटी की वजह से मॉक टेस्ट। एंजाइटी मत लो, क्या होगा एंजाइटी लेके? क्या होगा, आपको जो आता है वो भी भूल जाओगे। डर तो होगा कि यार इतने में सेलेक्ट हो गया, पता नहीं मेंस के पेपर में क्या होगा। ठीक है भाई, ये कोई मेंस यूपीएससी वाला सोचो कितना है, प्रीलिम्स है भाई, मेंस है, फिर उनको इंटरव्यू की टेंशन है, फिर सारे नंबर जुड़ के फिर आएंगे। यहाँ आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई, आप फ्री, आप सिर्फ अब जो पेपर दे रहे हो उसी का रिजल्ट आएगा, और इसमें आपको अच्छा करना है। आपके लिए यही एक एग्जाम है, ऐसा सोचो कि मैंने बहुत अच्छा जो किया मैंने, अब मुझे बेस्ट करके आना है। और वही 7 से 8 सब्जेक्ट, वही 7 से 8 सब्जेक्ट मेन है, जो मैं हमेशा बोलती हूं। 7 से 8 सब्जेक्ट्स मेन है जो आपको करना है, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। तो आपको अभी 7-8 दिन में यही तो रिवाइज करना है। जैसे आपका एमएसएन है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, ओबीजी फिक्स है, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकेट्रिक है, पीडियाट्रिक है, ओबीजी है, एमएसएन है, सीएचएन है। सीएचएन में थोड़े से अपडेट्स हैं, यहाँ इस पे भी थोड़ा काम कर लेना। ओबीजी में जो अपडेट्स हैं उन पे थोड़ा सा काम कर लेना, कि यहाँ से ना थोड़ा सा एम्स का ध्यान ज्यादा जाता है। ठीक है, कुछ इमेजेस आएंगे। इसके अलावा जैसे एमएसएन है आपका, ओबीजी है, पीडियाट्रिक्स है, साइकेट्रिक है, सीएचएन है, फार्मा है, कम्युनिटी है। ठीक है, तो फार्मा से भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि फार्मा से 1-2 क्वेश्चन तो वहां से भी आते हैं, 3-4 क्वेश्चन आ गए तो बहुत ही आ गए फार्मा से, लेकिन ये फार्मा ना आपका यहाँ से भी कवर हो जाता है एमएसएन से। I am facing time management issue currently. I am a state government employee joining. टाइम मैनेजमेंट, कुछ दिन की छुट्टी, 10-30 तारीख को तो पेपर है आपका, तो कुछ टाइम ना एकदम ऐसे कट ऑफ हो जाओ, पूरा पूरा टाइम दो अच्छे से। एक सिटिंग तो लगाओ, एक सिटिंग ऐसा होना चाहिए कि 2-3 घंटे की सिटिंग की आदत तो है आपको, कि आप एक जगह पे 2-3 घंटे बैठ पाते हो, क्योंकि एग्जाम में ना बच्चे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनका माइंड एक जगह लग नहीं पाता, क्योंकि उन्होंने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं 3 घंटे के पेपर को सॉल्व करने की, और एग्जाम में सीधा बैठ गए 3 घंटे का पेपर लेकर, तो क्या होगा, टेंशन तो होगी। अब खुद सोचो, आज तक आपने 3 घंटे एक साथ बैठकर पेपर सॉल्व नहीं किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं की, और एग्जाम में सीधे आप इकट्ठे ही 3 घंटे टाइम देकर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो तभी बच्चे को लगता है कि माइंड हैंग हो गया। 45-50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन तक तो ठीक था, लेकिन उसके आगे आते ही उनका दिमाग क्वेश्चंस रीड करने की प्रैक्टिस, कैपेसिटी, सब कुछ ऐसे होने लग जाता है। इसलिए हम बोलते हैं डेली एक पेपर सॉल्व करना। बाकी सब्जेक्ट वही है। देखो, एंजाइटी तब होती है जब कुछ नया आता है, कुछ नया नहीं आएगा भाई। जो नर्सिंग में आपने पढ़ा है, ओबीजी वही रहेगा, चाहे लेबर हो, पीपीएच हो, प्लेसेंटा प्रीविया हो, चाहे जो भी हो, लेबर, वही सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करके जाओगे। आप ये छोड़ दो कि मैंने ये नहीं पढ़ा तो मैं लास्ट टाइम पे इसे कवर करूं, नहीं कर सकते आप, याद ही नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो आप ये ट्राई करो। अभी मैं ओबीजी की क्लास लूंगी, परसों शायद महामैराथन सेशन है, वहां पे मैं आपको नॉर्सेट के
जितने भी मेंस के PYQs हैं वो कराऊंगी, और इसके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड सारे MCQs कराऊंगी। 4 से 5 घंटे, 2 घंटे या 3, जितने की भी क्लास होगी मेरी, तो मैं उसमें आपको ये कवर करा दूंगी। लेकिन आप अपनी तरफ से पढ़ाई करो, अपनी तरफ से मेहनत करो, अपनी तरफ से प्रैक्टिस करो, और इन सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखकर जाओ कि लास्ट टाइम पे नया हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो वो सारे ही धुरंधर बच्चे हैं, सारे ही बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है, वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जो नया है वो आपके लिए नया है तो उसके लिए भी नया है। आप क्या सोच रहे हो, नर्सिंग के जो बच्चे हैं जितना 99% है, ऑलमोस्ट सबका बच्चों का 95 93 कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। किसी के थोड़े ज्यादा नेगेटिव हो गए होंगे, किसी के थोड़े कम, जो बाद में आपको पता होगा अरे यार हमने गलती से कर दिया था। गलती हो ही जाती है एग्जाम में प्रेशर की वजह से। तो आप सब बराबर हो। आपने जितनी पढ़ाई की है, एंजाइटी तब होती है जब कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चा आता है। यहां वही बच्चा है जिसने नर्सिंग की पढ़ाई किया, आप ही की तरह बच्चा है। आपको उनमें से अच्छा निकलने के लिए सिर्फ एक्यूरेसी पे काम करना है और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है। नया जो आपके लिए है वो उसके लिए भी है, ठीक है। जस्ट रिलैक्स। कुछ हासिल नहीं कर सकते 8-10 दिन में, कुछ नया नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ी हुई चीजों को पक्का पक्का कर सकते, एक्यूरेसी बढ़िया कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? वो कैसे होगी? जो प्रैक्टिस बोला है, अभी भी 5 दिन कंटिन्यूअस डेली एक टाइम फिक्स करो और उस टाइम पे वो प्रैक्टिस करो। अपने नोट्स को एकदम चाट जाओ बिल्कुल अच्छे से इन मेन सब्जेक्ट्स के। वही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, वही आपका क्वेश्चंस जब आएगा तो श्योरिटी दिलाएगा। यस, आई एम श्योर, डैम श्योर यही होगा। समझ रहे हो? PYQ जरूर देख लेना। नॉर्सेट मेंस के भी पेपर्स मिल जाएंगे। वैसे तो मैं कराऊंगी मेरे सब्जेक्ट रिलेटेड OBG के कराऊंगी, बट आप सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड एक बार देख कर जाना। और देखकर भी जाओगे तो क्या होगा, वहां से भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही पता चलेंगे, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल गए होंगे अभी तक कि हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो जो भी 100-150 जो भी टॉपिक्स आपके पास में हैं, उन सबको अच्छे से देख के जाना, चाहे वो नॉर्मल वैल्यूज का हो, चाहे जो भी हो। ओके, ठीक है आशीष जी, बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी मेरी तरफ से जितना बेस्ट आपके मेंस के लिए ये सेशन बन पाएगा मैं इसे बनाऊंगी। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। वो हमेशा से मेरा एफर्ट्स रहता है कि मैं आपके सेशन को बेस्ट बनाऊं, कि अगर आप 2-3 घंटे का टाइम कहीं दे रहे हो तो उससे आप प्रोडक्टिव निकाल पाओ। OBG में जो आप रिवीजन में इतना टाइम ढूंढने में लगाओगे वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो आई थॉट थोड़ा सा एंजाइटी रिलैक्स करो अपने आप को। बहुत ज्यादा प्रेशर में रहोगे तो प्रेशर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। शायद मेरा देखना YouTube पे लगा होगा, शायद 23 को है, कल 22 है ना, 23 को है मेरा सेशन एक, ठीक है। और जो लास्ट है सैटरडे को वो तो ऑल टीचर महा मैराथन सेशन है, बट सिंगल मेरा जो सेशन है वो 23 को है, ठीक है। PW नर्सिंग वाला YouTube चैनल पे 23 अप्रैल को सेशन होगा जिसके अंदर हम चीजें करेंगे, ओके। आई थॉट आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे होगे तो प्रेशर कुकर मत बनाओ माइंड को। बहुत ज्यादा नया कुछ नहीं पढ़ना है, नया तो हमें कुछ नहीं पढ़ना है। जो हमने पढ़ा है, जो हमने अभी तक स्टडी किया है, उसे हम पक्का पक्का करेंगे, उसे हम श्योर करेंगे यहां से, क्योंकि सारे बच्चे एकदम टैलेंटेड है और यहाँ पे एक सिली मिस्टेक भी हमें रैंक में बहुत नीचे ला सकता है। और यहाँ एक टॉप रैंक वाले में और एक नीचे वाले में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। उसने 80 सही किए हैं, हो सकता है आपने भी 80 सही किए हैं, लेकिन उसने नेगेटिव सिर्फ 15 किए हैं और आपने नेगेटिव 40 कर दिया। डिफरेंस यही आ जाता है। उसका क्वेश्चन सिलेक्शन बढ़िया था, उसने सही सेलेक्ट किया, आपने गलत वाले भी सेलेक्ट कर लिए जो टॉपिक आपको नहीं करना था। क्योंकि आप करोगे क्या, एक सेक्शन तो बंद हो गया, वहां आप सेलेक्ट कर नहीं पाए, अब दूसरे में आप चाहते हो कि स्कोर को करने के लिए नेगेटिव भी करते जा रहे हो। तो क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज सबका सेम है, इस 14,000 बच्चों का नॉलेज सेम है, जिसमें कोई एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने उसी परसेंटाइल में आए हैं, 2-4 नंबर ज्यादा, 2-4 नंबर कम। नॉलेज आप सबका सेम है। मैं यही चीज बार बार कर रही हूं, एंजाइटी तब होती है जब हमारे नॉलेज में कमी होती है। अगर 14,000 में आए हो, आपके नॉलेज में कोई कमी नहीं है, आपको सिर्फ अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आते हुई चीजों को पक्का पक्का करना है, तभी कॉन्फिडेंस आ पाएगा। अगर आप नई चीज करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता चले जाएगा, जो लास्ट टाइम पे बच्चे गलती करते हैं। और मैं चीख चीख कर यही कहती हूं कि लास्ट टाइम पे आपको वो गलती नहीं करनी है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। आप उस जगह पे जाके बैठ रहे हो जहां पे आप सब बराबर हो,
सब चीज वही चीजें, वही गाइड, वही किताब सब बच्चों ने पढ़ा है जो आपने पढ़ा है। मार्केट में है ही वही चीज, तो आप उस पे काम करो ना, आप क्यों गलत जाओगे? ठीक है, आई थॉट आपकी कंफ्यूजन, आपकी टेंशन दूर हो गई होगी। कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, ये हम पेपर में बैठकर डिसाइड करते हैं। जब आपका सेक्शन खुलेगा 40, आप खुद सेलेक्ट कर लोगे कि 40 में मुझे 35 करना है या 30 करना है, या मैं 30 तक ही पहुंच पा रहा हूं, इस 10 क्वेश्चंस मेरे बस की बात नहीं है। समझ में आ रहा है? और कोई सेक्शन ऐसा भी होगा जहां आप 35 प्लस भी जा पाओगे। तो ये आपके फेवरेट सब्जेक्ट, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, आपकी प्रैक्टिस पे है। बट क्वेश्चन सिलेक्शन विद एक्यूरेसी करना, श्योरिटी के साथ करना। और एक चीज ध्यान रखना, कंपटीशन है तो मुझे 50% वाले में रिस्क तो लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं 100 क्वेश्चन पर भी नहीं पहुंच पाऊंगा अगर मैंने रिस्क नहीं लिया। तो थोड़ा बहुत रिस्क हमें लेना पड़ता है। कह रहे मैम वो सेक्शन ओबीजी का होगा। मैं प्रे करती हूं कि ऐसा हो, पूरा सेक्शन ओबीजी का आए और आप पूरा पूरा स्कोर करके आओ वहां पे 100% के साथ ओबीजी में, और वो आपके सिलेक्शन के साथ साथ आपकी रैंक के लिए भी बहुत अच्छा होगा। और ओबीजी आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब उसने प्रीलिम्स में इतने क्वेश्चंस पूछ लिए तो भाई मेंस में तो आता ही आता है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं तो फिर भी तो आएगा। ओबीजी इज अ मेन सब्जेक्ट, ओबीजी एंड पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक, एमएसएन, फंडा। भाई मैंने यहाँ फंडा नहीं लिखा था, एंड दिस फंडा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट फंडा काम नहीं चलता है, क्योंकि हर जगह, चाहे वो एमएसएन हो, चाहे वो साइकेट्रिक हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो पोस्ट ऑप हो, फंडा तो हर जगह ही लगता है। चाहे कोई प्रोसीजर किया हो, फंडा वहां पे भी लगता है कि हाँ नर्सिंग का फंडा क्या है, कि हमें कौन सी पोजीशन देनी चाहिए। भाई फंडा तो हर एक जगह है, जिसे मैं यहाँ पे स्किप कर रही थी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इज द वेरी बेसिक। पहले हमेशा हैंड वॉशिंग से आता था, हैंड वॉशिंग का टाइम बता दो, हैंड वॉशिंग, हैंड रब, ये पूछा। आजकल वो छोड़ दिया। पहले हिपैरिन पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता, क्योंकि अब क्वेश्चन का ना थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो गया। क्योंकि खुद ही मेंस वालों ने बोला थोड़ा हम सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन देंगे, थोड़ी सी ऐसी चीजें प्रैक्टिकल बेस्ड भी आ सकती हैं। ठीक है, कि कोई प्रोसीजर कर रहे हो, किसी वार्ड में काम कर रहे हो, कहीं इमरजेंसी में ड्यूटी है, कहीं आईसीयू में ड्यूटी है, तो अभी आप अपने आप को एक नर्सिंग ऑफिसर समझो। आप अपने आप को ऑलराउंडर समझो कि मैं एक ऐसा नर्सिंग ऑफिसर हूं जिसे किसी भी डिपार्टमेंट में खड़ा कर दिया जाए तो उस सिचुएशन को मैं एग्जैक्टली अच्छे अपने नॉलेज के बेसिस पे हैंडल कर सकता हूं। क्योंकि ये एटीट्यूड आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस को बहुत राइट करवाएगा और आपको दूसरे नर्सिंग स्टूडेंट से थोड़ा सा अलग दिखाएगा। तो आपको थोड़ा सा अपना स्मार्टनेस, थोड़ा सा अपना मतलब कॉमन सेंस भी यूज करना है। हर चीज नॉर्सेट मेंस के पेपर में थियोरेटिकल बेस्ड नहीं होगा, प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। आपकी उस सिचुएशन, उस सिनेरियो को समझकर आंसर देने के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो सोच समझ के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके करना है। एक सब्जेक्ट को मिनिमम 3 डेज लग जाता है, ऐसा आपने मतलब इतना टाइम क्यों लगाना है? आपने पहले से प्रैक्टिस की? हाँ जी बिल्कुल, निशिता जी कुछ पूछना चाह रही हैं, बिल्कुल पूछो निशिता जी, पूछो। हाँ मैम, एक डाउट था मेरा। अगर साइनेटिक स्पेल या फिर टेट स्पेल का कोई बच्चा हो तो वो प्रायोरिटी कौन सा होगा? O2 पोजीशन। ओके, वही पूछना था कि ऑक्सीजन क्वेश्चन पहले आ होगा चुका है कि पहले इसमें। ओके, थैंक यू मैम। नीचेस्ट पोजीशन, ठीक है। पोजीशन नर्सिंग प्रायोरिटी में पूछा जाएगा तो पोजीशन करेंगे, बाकी क्वेश्चन का सिनेरियो भी होगा। आप क्वेश्चंस मुझे टेलीग्राम पे भेजना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को डाउट रहता है। मेरे एकदम से आंसर इसलिए निकला क्योंकि इससे पहले मुझे अभी जस्ट इंस्टा पे किसी ने कुछ क्वेश्चन भेजा था और जस्ट मैंने पढ़ा था, इसलिए मैंने तुरंत आंसर आपको किया। सेम क्वेश्चन था, ठीक है। उसमें कंफ्यूजन होता है, तो जो डिमांड होगा उसको कैच करो, नर्सिंग का काम देखो और करो। फंडा यही सिखाता है कि आपका काम क्या है। अगर आप ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हो, किसी पेशेंट की केयर कर रहे हो, किसी पेशेंट को प्रोसीजर करवा रहे हो, तो आपका काम क्या है, इसीलिए हम फंडा पढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम प्री ऑप केयर दे रहे हैं, पेशेंट को पोस्ट ऑप केयर दे रहे हैं, तो हम नर्सिंग का फंडा क्या है वही चीज समझते हैं वहां पे। बाकी एडवांस लेवल पढ़ने के लिए मेडिसिन सर्जरी है ना, ऑप्स गाइनी है ना, समझ में आ रहा है? तो एडवांस लेवल पढ़ने के लिए सारे सब्जेक्ट्स हैं, वहां के टॉपिक्स को समझने के लिए। लेकिन फंडा को समझने के लिए बेसिक वही सारी चीजें, बेस वही रहता है हमारा, उसी के बेस्ड हम हायर स्टडी करके अपना नर्सिंग का फंडा अप्लाई करते हैं। यस मेघा जी पूछो, क्या क्वेश्चन है? गुड आफ्टरनून मैम।
हाँ, गुड आफ्टरनून। मैम मॉक्स में मार्क्स तो 100 to 110 तक थोड़ा स्टैग्नेंट है, मतलब लास्ट फ्यू टेस्ट में इससे ज्यादा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो कैसे इम्प्रूव करे मार्क्स? अब लास्ट टाइम पे तो इम्प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप ये देखो कि आपके किस सब्जेक्ट के ज्यादा गलत हो रहे हैं। ऐसा होगा ना, क्वेश्चंस आप जब कर रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि मेरे साइकेट्रिक के ही क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ओबीजी तो मेरे बिल्कुल सही हो रहे हैं, या मेरे पीडियाट्रिक के जहां क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, चाहे वो सिनारियो या क्लिनिकल है, मुझे वही गलत हो रहे हैं, है ना। तो आप उसे देखो और उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाओ, थ्योरी को क्लियर करके जाओ, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर नहीं सकते ना, आपके पास टाइम है कि आप लेकर क्वेश्चन बैठोगे या उसे समझोगे। लास्ट टाइम पे बस टॉपिक देखो, कि मेरे सीएचएन फंडा या साइकेट्रिक गलत हो रहे हैं, तो मैं इसके थ्योरी को थोड़ा अच्छे से क्रिस्पी इन शॉर्ट उन टॉपिक को मेन सीजोफेनिया के ही क्वेश्चन गलत होते हैं, सीजोफेनिया को देख के जाऊंगा। ओबीजी में मेरे प्लेसेंटा प्रीविया के ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मैं उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाऊंगा। बस ये करना है लास्ट टाइम पे। मेघा जी, और कोई डाउट है? नहीं मैम, थैंक यू सो मच। क्योंकि 5-10 दिन में हम यही कर सकते हैं कि अपने नोट्स को ही बार बार पढ़ के प्रैक्टिस करके, शॉर्ट नोट्स बनाया तो उसे पढ़ के रिवाइज कर सकते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, जैसे मेरे साथ होता था, मैं बार बार वैल्यूज भूल जाती थी, तो आप उन वैल्यूज को बार बार रिकॉल कर सकते हो, प्रेशर्स रिकॉल कर सकते हो, या कोई ऐसी चीज, मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो आपके सबका अपना लर्निंग मेथड है, सबके सब्जेक्ट तो सबके लिए बराबर ही है, लेकिन किसी का कुछ स्ट्रांग सब्जेक्ट है, किसी का थोड़ा सा वीक है, तो आप उस पर थोड़ा सा काम कर लो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ज्यादा कर नहीं सकते इस टाइम पे, तो आप उसके थ्योरी को थोड़ा सा स्ट्रांग कर लो, बार 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 रिवाइज कर लो। ये यस। और किसी का कोई मतलब डाउट, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, अगर जैसे एमसीक्यू रिलेटेड क्वेश्चन है, सब्जेक्ट रिलेटेड है, टेलीग्राम से मैं कनेक्ट हो रही हूँ, वहां से कनेक्ट कर लूंगी। बाकी मुझे लगता है आपका थोड़ा सा टेंशन तो कम हुआ होगा कि यार नर्सिंग के ही तो क्वेश्चन आएंगे। सबसे मेन चीज है कि हाँ, नॉन नर्सिंग नहीं है, सब बराबर है। हाँ जी, अबरार जी। मैम ये एक क्वेश्चन था, अभी 3 बार मैं प्री कर चुका हूँ, अभी 4th टाइम मुझे प्री देना है, ये सॉरी मेंस देना है। अच्छा। तो वहां जब एग्जाम में होता हूँ, मतलब यहाँ फुल्ली प्रिपेयर्ड होता हूँ और पढ़ के अच्छे तरीके से जाता हूँ, लेकिन वहां समझ नहीं आता क्या हो जाता है, 130 से ऊपर में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे टारगेट क्या रखना चाहिए? अच्छा, 3 बार आपने मेंस दे दिया है, तो आपके मतलब स्कोर क्या आ रहे हैं और कितने नेगेटिव्स आ रहे हैं? कुछ सब्जेक्ट ऐसा था जो मैम एक्चुअली मेरे स्कोर, मैं 130 तक अटेम्प्ट कर लेता हूँ, मेरा जो रैंक तो मेरा आता है, मान लीजिए 1200 तक आ जाता है रैंक, 1400 ऐसा रैंक रहता है। कितना? 1200? 1200, हाँ। तो फिर सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ? मैं यूआर से हूँ ना मैम। अच्छा, यूआर से हो, ओके। तो फिर तो आपकी रैंक, फिर तो आप एक मोटिवेशन हो भाई सबके लिए। 1200 तो मैं इनको बोल रही हूँ लेकर आओ, हो जाएगा सिलेक्शन। लेकिन मेल के लिए मैंने बोला है थोड़ा सा आपको हायर जाना पड़ेगा। जैसे फीमेल अगर इस रैंक पे होती ना, श्योर सिलेक्शन, क्योंकि थोड़ा Exactly, सा मैम। उनका सीट भी है और सब कुछ है। लेकिन देखो 1200 मेल पे नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐसे क्वेश्चन को निकालने होंगे, थोड़ा सा आपको रिस्क और लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चंस की जो जैसे आप क्वेश्चन जैसे मान लो 7-8 क्वेश्चन को छोड़ रहे हो, एक सेक्शन में आपने 10 क्वेश्चन छोड़े, 30, लेकिन उसमें आप देखो कि आप उस 10 में से कौन से 2-3 बेस्ट क्वेश्चन निकाल सकते हो, और वहीं से 3-3 जोड़कर आप थोड़े हायर जा पाओगे, क्योंकि वो आपको टारगेट क्या डिसाइड रखना करना है। चाहिए हमें अभी, मतलब टारगेट मेरे को मेल के टारगेट लिए तो मेल को तो एग्जैक्टली वही 140 क्रॉस करना पड़ेगा विद एक्यूरेसी। उसमें जो आपके 20-30 10 गलत हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, अपनी तरफ से ये सोचना है कि इतने हो जाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से बेस्ट 140 कर रहा हूं, और 140 क्रॉस कर गए तो चांस बहुत ज्यादा है, 145 बहुत ज्यादा चांस है। जिस मेल कैंडिडेट ने, मैं बता रही हूँ, 140-145 विद एक्यूरेसी अपनी तरफ से कर लिया, वो सेफर में आकर मेल कैंडिडेट के अंदर ले सकता है। ठीक है, मेल में अगर आपने 140 करके आ रहे हो विद एक्यूरेसी 80 to 90%, मैं ये नहीं कह रही हूं आप 100% एक्यूरेसी के साथ। 100% एक्यूरेसी भाई नॉर्सेट में किसी का भी नहीं हो सकता। ठीक नहीं है, होता मैम। हाँ नहीं हो पाएगा, वो है, वो नहीं हो पाएगा। आप 80 to 80%, 85% एक्यूरेसी के साथ उस पेपर को करके आओ। 145 जाना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आप 3 बार से हो रहे हो तो इस बार आप रिस्क लो, मैं ये बोलूंगी। ठीक है, ठीक है मैम। विश यू ऑल द बेस्ट, इस बार आपका हो जाए, 4th टाइम्स है आपका। ठीक है, आई विल प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आप सबकी बहुत अच्छी रैंक आए, और आप एक बेस्ट प्लानिंग एग्जाम में बैठ के, मैं बता रही हूँ एग्जाम में बैठ के हम प्लान कर पाते हैं, क्योंकि पहले पेपर आता था 200 क्वेश्चन को हम देख पाते थे, 200 क्वेश्चन को देखने का 3 घंटे का टाइम होता था हमारे पास, हम आराम से पेपर को देख पाते थे।
आगे पीछे हटा भी सकते थे, नहीं भी कर सकते थे, फिर मतलब कर सकते थे। अब हमारे पास जो बाउंडिंग्स हैं उसमें थोड़ा सा हमारे लिए है कि आगे क्या खुलने वाला है, क्या आने वाला है, हमें पता नहीं। तो हमें हर एक सेक्शन पे बहुत ही प्लानिंग के साथ पेपर को करना है। पेपर नॉलेज सबके बराबर है भाई, 1200 रैंक ला रहे हैं बच्चे, आपके आए हैं अबरार जी, समझ में आ रहा है? तो आपको जो काम करना है वो थोड़ा सा प्लान करना है, इस 40 में छोड़ना और करना। एक्यूरेसी, समझ पा रहे हो? सब्जेक्ट, किस क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप बस थोड़ा सा अच्छा निकाल सकते हो। अगर आप यहां से 30 करके आ रहे थे तो मैं ये नहीं कह रही हूं आप 30, इसमें से 10 जो छोड़ रहे हैं ना उसमें से 3 बेस्ट निकालो, रिस्क लो, ठीक है? तो वो पॉइंट पॉइंट नंबर जुड़ के भी तभी आपकी रैंक, क्योंकि पॉइंट आप कुछ कम ही रैंक से रह रहे हो, कुछ नंबर से ही रह रहे हो आप। यू आर वेरी नियर टू योर सिलेक्शन, मैं ये कह रही हूँ, आर वेरी नियर, जस्ट 2-3 नंबर की कमी है आपकी। अगर आप 2, 3, 4, 5 नंबर भी, आपके जितने नंबर आ रहे हैं आप सही है, जैसे आप प्लान कर रहे हो बहुत बढ़िया, वैसे ही करना, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकालना, थोड़ा सा रिस्क लेना, जिससे कि आपके 2-3 नंबर आ गए ना तो पा रहे आप, आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी, ठीक है? पढ़ाई बढ़िया है, प्रैक्टिस बढ़िया है, प्लानिंग स्ट्रैटेजी बढ़िया है, एक्यूरेसी भी बढ़िया है, तभी आपके इतने अच्छे रैंक भी आ रही है। बस ये थोड़ा सा काम करना है आपको, 2-3 नंबर। मैं भी पॉइंट से रही थी जब मेरा सफदरजंग एग्जाम में 106.43 नंबर आया था और रैंक कट ऑफ गया था 107। आई लिटरली क्राई, मतलब पागलों की तरह रोई थी। मेरी फ्रेंड के 100 मार्क्स से सिलेक्शन हो गया था, वाई? रैंक कैटेगरी थी, मैं अनरिजर्व कैटेगरी से थी, तो मेरे नंबर आने के बाद भी ऐसा नहीं था कि मुझे आता नहीं है, मेरे में कमी है। मैंने सोचा यार मेरे में कोई कमी नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे बहुत अच्छे नंबर आए, थोड़ा सा और सुधार करना पड़ेगा, थोड़ा सा और एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है? तो हो जाएगा, यू आर वेरी नियर टू योर सिलेक्शन, ठीक है? गॉड ब्लेस यू, हो जाएगा इस बार आपका, अच्छा करना है ना? और पेपर का लेवल चेक करना अबरार जी, ऐसा नहीं कि मैम ने बोला है 145 तो जाना ही जाना है, हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई हो तो आपका इस 130 पे भी सिलेक्शन हो सकता है इस बार, ठीक है? तो इसमें देख लेना कि अगर पेपर क्वेश्चंस आपको लग रहे, क्योंकि आपने 3 बार से पेपर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल, पेपर का लेवल क्या है इन 40 क्वेश्चन में, फिर अगले के 40 क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन में लेवल क्या है, ठीक है? इसमें कितने बच्चे कर पाएंगे और मैं कितना अच्छा निकाल सकता हूं यहां से, फॉर योर एक्सपीरियंस। आपने भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है तो आप अपने आप समझ जाओगे इस पेपर में, समझ गए? तो पेपर के लेवल पे हाँ बेस्ट करना। ओके भाई, और किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है क्या? आई थॉट, मुझे लगता है आपने ये सारी चीजें समझ के ना बहुत अच्छा अपने आप को एक प्रिपेयर कर लिया होगा फॉर मेंस, कि मैं मेंस के एग्जाम में जाऊंगा और सबसे बढ़िया है वेल हाइड्रेट और अच्छे से एनर्जी बूस्ट करके जाना। मैं ये बोलूंगी एनर्जी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें 3 घंटे तक इसको काम कराना है। जूस हो, ग्लूकोज हो, जो भी हल्का फुल्का नाश्ता हो, कोई ऑयली खा के नहीं जाओगे, अच्छा खासा जूस पी के जाना है, बाहर से मीठा वाला गन्ने का जूस पी लेना आप लोग, ठीक है? मतलब आपके अंदर ग्लूकोज की कमी नहीं होनी चाहिए, वेल हाइड्रेट होने चाहिए, पानी आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, खाना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके जाओ, मस्त पानी पियो, वहां पे वेल हाइड्रेट रहो, और पेपर से पहले सोना नहीं है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। अपने माइंड को अलर्ट मोड पे रखना है, और जैसे ही क्वेश्चंस आएगा अपना टारगेट रहेगा, राउंड्स में पेपर को निकालेंगे, 1 राउंड एग्जैक्टली 100% श्योर क्वेश्चन हो गए। अब जो क्वेश्चन है उसमें रिस्की है, लेकिन रिस्क लेना है, नहीं तो हम उस स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम 120 भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, 100 भी नहीं कर पाएंगे अगर हमने थोड़ा बहुत रिस्क नहीं लिया। तो ये आपको करना है, ऐसा ही करना है, पेपर बहुत अच्छा करना है, आप सब बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, बहुत अच्छा पेपर करके आना है, विद एक्यूरेसी मेंटेन करना है। बोलना बहुत इजी होता है कि एक्यूरेसी, क्योंकि मैंने भी जब 200 में 150 क्वेश्चन करके आई थी तब मुझे भी ये सब बोल रहे थे यार थोड़ा सा और कर लेती, और करने पे नहीं है, एक्यूरेसी मैटर करता है, एंड आई स्कोर 147 मार्क्स। तो ये एक्यूरेसी है, और मुझे नहीं पता था मेरी एक्यूरेसी है या नहीं है, मैं अपनी तरफ से श्योर पेपर करके आई थी, 100% श्योर, मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? लेकिन वहां पे मेरी एक्यूरेसी कैसे हुई, उसके पीछे मेरे जो 3 महीने 4 महीने की मेहनत थी ना, उसने वो फल दिलाया। जब हम बोलते हैं कि हमारे अंदर नोटिस नहीं होता, लेकिन वो चेंज हमारे अंदर आता है पढ़ने से, वो मेरे अंदर आया था, क्योंकि मैंने डेली एक रूटीन फॉलो किया था कि मुझे पेपर करना है डेली, 3 महीने तक मैंने पूरा डेली एक पेपर सॉल्व किया था। और मैं तब भी एग्जाम में जब 150 कर पाई तो मैं रोई कि भाई सब कहते कि इतना पढ़ो, क्या फायदा मेरे पढ़ने का जब मैं 170 क्वेश्चन भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझसे हो नहीं रहे थे।
तो मैं करती क्या उस एग्जाम में, जब लेकिन रिजल्ट आया तो सब्जेक्ट सिलेक्शन, क्वेश्चन सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। आई थॉट आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सब्जेक्ट रिलेटेड जो डाउट है उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो रही हूँ, आप सबसे कनेक्ट हो रही हूँ, आपके क्वेश्चंस देखूंगी और मैं वहां पे फटाफट आपको आंसर करूंगी, जो भी बेस्ट आंसर होगा। ओके, और आपको अगर लगे कि उस आंसर में कुछ हो रहा है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो वहां पे। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? ऐसा ना हो कि मैम ने हमसे नहीं पूछा या हमें नहीं बताया। सबका डाउट ले लिया मैंने, सबको मैंने बता दिया। बाकी आपसे पेपर के बाद मिलते हैं, और अभी फिलहाल टेलीग्राम पे आपके डाउट को सॉल्व करते हैं। आप अपनी पढ़ाई करो मस्त, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अभी अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है सब बच्चों को मतलब समझ में आ गया? कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए जो टॉपिक हमने पढ़ा है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन्हें रिवाइज, उन्हें रिकॉल करेंगे और पक्का पक्का करेंगे। ओके, सबको करना है, अपनी तरफ से बेस्ट पेपर करके आना है, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है। दुख दुख दिल की धड़कन कुछ नहीं, जस्ट कंट्रोल योर इमोशन। यू ऑल आर मैच्योर। अपने आप को समझो कि मैं मैच्योर हूं। मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे एग्जाम देने जा रहा हूं। मैंने पहला स्टेज क्लियर किया है एंड मैं सेकंड स्टेज के लिए एलिजिबल हूं। यानी एम्स ने अगर मुझे मेंस के लिए चुना है तो जरूर मेरे में कुछ बात है। आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए वहां तक, एम्स तक, गेट तक पहुंचने में बहुत दूरी नहीं है। जस्ट कंट्रोल योर इमोशन। रोना नहीं, रोमटे खड़े नहीं करने, एंजाइटी नहीं करनी, अपने आप को बोल्ड करना है, स्ट्रांग करना है। जो स्ट्रांग होता है, जो मैच्योर होता है, सिलेक्शन उसका होता है। नॉलेज सबकी बराबर है, ये बात ध्यान रखना। आपके या किसी और बच्चे में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है। हम फर्स्ट रैंकर से भी बात करते हैं, 6 रैंकर से भी बात करते हैं, हम जिसकी 3000 रैंक आती है उससे भी बात करते हैं, और 6000 रैंक वालों से भी बात करते हैं जिसकी अगली बार 10 रैंक आ जाती है। मैंने एक स्टूडेंट का, जो गरिमा दे सफदरजंग की स्टूडेंट थी, उससे बात किया था। उसके एक एग्जाम में नॉर्थ सेट में 6000 रैंक थी, अगले नॉर्थ सेट में उसकी 6th रैंक थी, सॉरी 9th रैंक थी। समझ में आ रहा है? उसका इंटरव्यू भी होगा मेरे साथ। समझ में आ रहा है? तो क्या चेंज किया उसने, क्या किया, उस किस पे काम किया? पढ़ाई ही है, कंटिन्यूटी है, प्रैक्टिस है, नॉलेज सबकी बराबर है। उसने बोला कि लास्ट टाइम मेरी गलती थी, जो मैंने समझा, मैंने अपनी गलती को देखा। तो आप सब, अगर जो पहली बार जा रहे हैं उनको तो मैंने बता दिया, लेकिन जिन्होंने पहले पेपर दे दिया है, आप देखो कि उस एग्जाम में मेरे से क्या गलती हुई थी, नोटबुक पे लिख लिया मैंने, ये गलती तो मैं इस बार करूंगा नहीं। बस ये चीज ध्यान रखना कि जब आपको अपनी गलती पता चल जाए और उस गलती को आप दोबारा ना दोहराओ, तो आपके सिलेक्शन का चांस 101% है। ठीक है, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, बहुत अच्छी रैंक आएगी, सिलेक्शन आप सबका हो जाएगा। ओके, चलो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजो, मैं वहां से क्वेश्चंस देख लूंगी। आई थॉट द मोटिवेशन, द सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, कितना रखना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है, एंजाइटी नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेना है, नींद पूरी लेनी है। नींद नहीं हुआ तो भी दिक्कत होगी, और ऐसा होता है कि भाई अभी नींद अच्छे से लो, कम से कम 6 घंटे तो सोना ही सोना है। ऐसा कोई नहीं करेगा कि 3 ही घंटे सो रहा है, 4 ही घंटे सो रहा है, तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर 10 दिन में 12 घंटे 18 घंटे पढ़ लिए तो कुछ नया नहीं हो जाएगा। लेकिन हाँ, नींद अपनी पूरी करो, बाकी आप पढ़ सकते हो जितना आपको पढ़ना है, बिल्कुल अभी पढ़ सकते हो, अभी तो टाइम है। आज तो 21 तारीख है, अभी तो टाइम है, 8 दिन, 1 हफ्ते का टाइम है, 8 दिन का टाइम है, आराम से कर सकते हो। 8 दिन का टाइम तो बहुत है। ठीक है, बाय बाय, ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बाय बाय।